ऐसे सब लोगों को एकत्र आना चाहिए। हम सब लोग यहाँ आए, 2 दिन इकट्ठे रहे, अलग अलग सेशन में हमारी चर्चा अलग अलग विषयों को लेकर के हुई और साथ साथ उन विभागों ने अपनी कुछ योजनाएं भी बना करके दी हैं। सब लोगों ने अपने सुझाव भी, कल भी ओपन सेशन था, आज भी ओपन सेशन में मुझे लगता है कि कम से कम 50-60 लोगों ने अपने सुझाव भी दिए हैं, सब नोट कर लिए गए हैं। अब सभी सुझावों के ऊपर एकदम तुरंत निर्णय करना तो शायद कठिन भी होता है, संभव भी नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर आगे प्रेजेंटेशंस हैं, आगे फिर छोटी बैठकें हैं, उसमें विचार डेवलप होते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। उन लिमिटेशंस के आधार पर विचार करने के बाद चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं। फिर भी मुझे सब विभाग के लोगों ने बीच बीच में जो जानकारियां दी हैं और अंत में आ जाने के बाद सभी विभागों की ओर से एक रिपोर्ट भी दी गई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से मैं समझता हूं कि रोड मैप बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पूरा रोड मैप तो अभी नहीं बना है, वो तो बाद में फिर बैठेंगे संबंधित लोग और विचार करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूलिंग करेंगे, बजटिंग करेंगे, अपने रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं से लेकर के आनी पड़ती है, जो एक्सपर्टाइजेशन जिनका होता है उनसे लेनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी सारी कोई हमारे पास उपलब्ध होती है ऐसा नहीं है। आपके बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अनुभव रखते हैं और उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ सुझाव दिए भी हैं, उन सबको बुला करके भी उस विषय पर आगे करेंगे। और जिनका बहुत अच्छा अनुभव, एक्सपीरियंस है, अब जैसे हमारे राजेंद्र जी हैं, पानी के बारे में इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैंने स्वयं देखा है। हमारे जो अथॉरिटी है, वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, इसमें जो लगे हुए लोग हैं उनकी भी अपनी एक्सपर्टाइज सबकी हो गई है। पॉन्ड अथॉरिटी के लोग, इनका अपना एक सिस्टम एक बन गया है। इसी प्रकार से माइक्रो इरिगेशन, मिकाडा, पहले काडा डिपार्टमेंट अलग था, माइक्रो इरिगेशन अलग था, हमने मिला करके इसको मिकाडा किया ताकि उसको कंबाइंड एक तरीके से और उसको चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो प्रयत्न बहुत कर रहे हैं, उन प्रयत्नों में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कल मैंने विषय रखा था, उसके अंदर हर एक पहलू पर हमको विचार करना होगा, कोई एक पहलू नहीं है। और ये जैसा कहा गया कि साइलोज में विषय विचार करते हैं, वास्तव में साइलोज पर इसलिए करना पड़ेगा कि कोई पानी का कोई एक ही उपयोग है और एक ही उसका कारण यानी विषय स्रोत है, ऐसा नहीं है। स्रोत भी अलग अलग है, उपयोग भी अलग अलग है, उसका रिसाइकलिंग होकर के उसका यूज भी अलग अलग है और उसको कैसे हमने मैनेज करना है, उसकी मैनेजमेंट के भी सिस्टम सब अलग अलग हैं। तो इसलिए सबको अलग अलग तरीके से, लेकिन दिशा एक रखनी है। एक जो हमारा टारगेट है कि हम अपने आप को कैसे पानी के विषय में आत्मनिर्भर बनाएं, अगली पीढ़ी की भी चिंता करें। कई बार आत्मनिर्भर बनाते समय कुछ गलतियां हमारे से ऐसी हो सकती हैं कि आज तो ठीक लग रहा है, लेकिन आगे आगे जैसे वजन इसका और भार पड़ेगा, आबादी भी बढ़ रही है, विकास भी आगे बढ़ रहा है, खेती की भी नई नई टेक्निक आ रही है, पानी का उपयोग भी नए नए तरीके से हो रहा है। आज मैं बात कर रहा था कि हमारे यहाँ गोरखपुर में एटॉमिक एनर्जी का एक प्लांट लग रहा है। तो एटॉमिक एनर्जी के प्लांट सामान्यतः जितने ज्यादातर लगे हुए हैं या तो नदियों के किनारे लगे हैं या फिर समुद्र किनारे लगे हुए हैं। हमारा ये गोरखपुर का प्लांट न तो ये किसी नदी के किनारे है और न ही ये समुद्र के किनारे है, लेकिन पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता उसको पड़ेगी और पानी की आवश्यकता आखिर अल्टीमेटली हमको अपने भाखड़ा सिस्टम में से इसको देना पड़ेगा। तो ऐसी आवश्यकताएं भी कभी अचानक जब ध्यान में आती हैं तो उसका भी हमको प्रबंध करना होगा। तो आज जिन बातों का मुझे बताया गया उसके अंदर एक तो जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, इस पर फोकस करने वाला है एग्रीकल्चर, खास करके उसमें जैसे धान का विषय है उसको भी बढ़ाएंगे। जो हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2 साल पहले चलाई थी, उसको जरा और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसका ट्रैक करना पड़ेगा कि जो किसान एक बार धान को छोड़ते हैं वो लगातार छोड़े रखें और नए किसान भी उसमें ऐड हों। कुछ एरिया ऐसा भी है कि जिस एरिया में शायद ये करना संभव भी नहीं है, वहां अभी तक तो ये लगता है कि धान के अलावा कुछ बुआई उनकी हो भी नहीं सकती है, तो ऐसे एरिया को छोड़ना भी पड़ेगा। नए एरिया में धान के लोग कम जाएं। अभी तो क्या है, पानी की आवश्यकता थोड़ी पूर्ति हुई, थोड़ा पानी ज्यादा हुआ या एक वर्षा ज्यादा आ गई तो लोगों को लगता चलो धान की बुआई कर दो। अभी तक धान यानी कम होने की बजाय पिछले सालों में ट्रेंड तो यही रहा कि धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। अब उसको कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि पानी भी बचे और धान में हम आत्मनिर्भर भी हैं। धान की बहुत बड़ी आवश्यकता कोई अपने प्रांत में तो वैसे भी नहीं है, देश में भी जितनी धान की आवश्यकता है वो सारा देश उसको प्रोड्यूस कर रहा है। बासमती एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, लेकिन इसको कम करने की तरफ डिपार्टमेंट ने विचार किया है तो आगे बढ़ रहे हैं।
इसी प्रकार धान की सीधी बिजाई, अभी तक 73,000 एकड़ क्षेत्र को हमने सीधी बिजाई के रूप में कराया है, जो आज के आंकड़े हैं। लेकिन टारगेट रखा है कि 2 लाख एकड़ इसके ऊपर हम यानी डीएसआर के ऊपर जाएंगे। उसके लिए जो जो मशीनरी या जो सब्सिडी की बात आ रही है उसको हम पूरा देंगे, और उसके कारण से हमारे पास जो पानी बचेगा वो 2 लाख एकड़ फीट पानी ये बचेगा, अर्थात 0.2 MAF, 0.2 MAF पर ही चर्चा हो रही है कल से कि हमारा 14 लाख MAF कम है, तो चाहे थोड़ा थोड़ा उसमें कवर करेंगे तो इस पानी को हम कवर करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने योजना बनाई है। अगले 2 साल के अंदर इसको हम पूरा करेंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती का विषय आ रहा है, उसमें भी अभी तो शुरुआत है, लेकिन शुरुआत में ही 6,000 एकड़ इस क्षेत्र के लिए, हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से ही बहुत कम लगता है। कल भी मैं कह रहा था कि भी 100 एकड़ के हम कुछ ऐसे प्लॉट्स बना करके और कोई 100, 150, 200 प्लॉट हम बनाए। कल आंध्रा के लोग हमारे मिले भी थे, वो कंपनी, उनसे बातचीत करके, अच्छा 6,000 एग्जिस्टिंग है। इसको मेरे पास जो लिखा वो 6,000 एकड़ 6,000 से 25,000 करेंगे, फिर तो अच्छा है। 25,000 एकड़ का मतलब 4 टाइम्स अगर हम ले जाते हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर, इससे हमारी जो जमीन की उर्वरकता है वो बढ़ेगी, और उसमें जो पानी सॉइल का जो हमारी हेल्थ है वो भी इससे और अच्छा बनेगा। इसी प्रकार जो जमीन को यानी सुधारीकरण जो है, इस सुधार करने के नाते से भी 1 लाख एकड़ का जो लवणीय भूमि है इसको सुधार करने का संकल्प जो लिया है, यह हालांकि संकल्प हमारा आज का नहीं है, पहले का है, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। जैसे कल बात आई थी कि इसके अंदर मशीनें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उन मशीनों को उपलब्ध कराने के लिए मैं तो इतना कह सकता हूं कि आप लोग जहां से भी मशीन मिलती है वो मशीनें आप लाएं, और अगर किसान को लेनी है तो सब्सिडाइज करें, उसको इंसेंटिव दें, सब्सिडी दें, और अगर सरकार को खुद खरीद करके भी उनको देने की आवश्यकता पड़े तो भी उनको खरीदनी चाहिए। और इस 1 लाख एकड़ का जो हमारा भूमि सुधार का कार्यक्रम है, इसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने संकल्प लिया है। फिर अटल भूजल योजना ये पहले से चल रही है। अच्छी बात यह है कि कल जो वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे बीच में आए हुए थे, जब उन्होंने सारी बात हमारी सुनी तो उन्होंने कहा कि आपके जो प्रयोग हैं ये बनिस्बत दूसरे प्रदेशों के काफी अच्छे चल रहे हैं, और उसके अंदर इस अटल भूजल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए जितना बजट उन्होंने पहले दिया है फर्स्ट फेज में पंचवर्षीय योजना में हमको 700 करोड़ रुपया अभी मिला था। हर साल 100-150 करोड़ रुपए की योजनाएं, बल्कि हमारी गति उसमें अच्छी स्पीड है। तो उन्होंने ऑफर किया है कि सेकंड फेज में भी लगभग इतना ही 700 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध और करा देंगे, हम उसमें अपनी गति बढ़ाएं। तो इस नाते से सिंचाई विभाग इसके अंदर काम कर रहा है, बहुत ही एक सुचारू ढंग से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी एक योजना अपने सामने है। एसटीपीज की बात अभी आई कि लगभग 200 एसटीपीज तो इस समय रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। 300 MLD का रीयूज अभी चल रहा है। इसमें केवल पब्लिक हेल्थ का ही काम थोड़ा आगे बढ़ा है। इसके अंदर और जो विभाग हैं, खास करके पानी यूज करने के लिए सिंचाई विभाग, खेती के लिए उसको उपयोग कैसे करें, इस पर भी उन्होंने विचार किया है कि हम 75 MLD का जो पानी है इसको सिंचाई के लिए, 75 STPs का पानी सिंचाई के लिए इसके अंदर हम उपयोग करेंगे। और जितना ट्रीटेड वाटर है इसका टारगेट, अभी 50% पानी इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन कैसे इसको 100% उपयोग करें, अभी तो पार्क्स में या कहीं हॉर्टिकल्चर में इसी के अंदर जा रहा है। इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मांग है। पानीपत के लोग कई बार मुझे कह चुके हैं कि पानीपत आपका 40 MLD का एक प्लांट लगा है, उसका पानी अभी भी ड्रेन आउट हो रहा है। हम उनकी मांग है, हम उनको दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, ULB है, इरिगेशन है, इन सब विभागों को, ट्रीट करने वालों को भी और यूज करने वालों को भी एक समन्वित कोई प्रयास करके और इसको गति इसको देनी पड़ेगी। टैरिफ का जहां तक विषय आया है, अभी प्रारंभ में टैरिफ ज्यादा लगाना इसलिए भी शायद उचित नहीं होगा क्योंकि अभी तो पानी के हमारे यानी फ्रेश वाटर का जो टैरिफ है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और जब वो ज्यादा नहीं है तो फिर ट्रीटेड वाटर देने के लिए तो
कभी कभी तो एक समय था अंग्रेजों ने हमको चाय पिलाई तो कॉर्नर पर खड़े होकर के फ्री में चाय पिलाई। आज भले वो 20 रुपए 30 रुपए कप चाय पीनी पड़ती है, लेकिन शुरू में फ्री पिलानी पड़ती है। बाद में अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी, पानी की टैरिफ की जब बात आएगी उस समय, क्योंकि जैसा इजराइल के हमारे बंधुओं ने कहा कि ये वहां कंट्रोलिंग टैरिफ से भी करते हैं, कानून नियम नहीं बनाते हैं। ये कहते हैं कि पानी जितना यूज करोगे उतना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा आपको, तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आज है डिमांड एंड सप्लाई जो है कमोडिटीज की, वो कंट्रोल करती है, और पानी जो है इट इज अ कमोडिटी ओनली। ऐसा विषय नहीं रहा कि पानी का जैसा मर्जी जितना मर्जी उपयोग पहले करते थे उतना करते चले जाए। उसका आगे चल करके हमको एक अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार हमारे जो रिचार्ज बोरवेल, तालाब, चेक डैम और ये ट्यूबवेल, जो उथले ट्यूबवेल, ये रिचार्ज बोरवेल उथले ट्यूबवेल तो एक ही बात है और कुछ है, शैलो ट्यूबवेल, तो इनकी संख्या अभी तक 5000 तालाब हैं, और नहीं कुल संख्या ये हो जाएगी 9500, जो अभी 1600-1700 ही संख्या है। तो इस संख्या को बढ़ा करके और 9500 संख्या अगले 2 साल में करने की बात है। इसमें अलग अलग विभाग जो हैं अपने अपने, चाहे वो पॉन्ड है, चाहे वो रिचार्जिंग सेंटर्स हैं, चेक डैम्स हैं, इनको बनाने के 9500 का कुल टारगेट रखा है। तो इस टारगेट को हम पूरा करते हैं तो रिचार्जिंग का एक बहुत बड़ा काम, ये जो हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग की रिचार्जिंग जो उनके बिल्डिंग्स के साथ जुड़े हुए यूनिट्स हैं उससे अलग है। ये तो ओपन में जितने इस प्रकार का एक नई विधि जो अभी बताई है इन्होंने, जो हमारा पंजाब का क्या सीचेवाल, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ये, कि बिना पाइप के केवल खड्डा खोद करके रेत भर के करेंगे, उससे कॉस्ट बहुत कम आएगी, और इसमें हर खेत में जहां जहां चाहिए वहां हम बना सकते हैं, उसकी कठिनाई नहीं आएगी। इस पर जरूर विचार करें, ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रकार इंडस्ट्री में HSIDC ने भी जो एक विचार किया, यहाँ के ट्रीटेड वेस्ट वाटर जो है इसको 31 जो हमारी एस्टेट्स है HSIDC की, 18 के अंदर केवल रिसाइकल्ड वाटर जो है इसको ट्रीटेड वाटर को यूज करेंगे, और इंडस्ट्री का बहुत बड़ी खपत होती है पानी की, इसके लिए भी इनको अपना प्रयत्न करना है। बहुत अच्छा, पानीपत की बात मैंने बताई दी है। और IMT सोना, IMT खरखोदा, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, इसको ZLD इसको बनाएंगे जीरो लिक्विड, यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ताकि वहां का पानी जो है अंदर ही यूज हो जाए, उसको ट्रीट करके और इंडस्ट्री में काम करें, जितना फ्रेश आवश्यकता हो उतना एक्स्ट्रा उनको दिया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग, ULB, यानी बिल्डिंग्स में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसकी भी अब संख्या बढ़ाने के लिए जो एक मन बना है, एक बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए एक वहां तो जो बिल्डिंग कोड्स हैं, बिल्डिंग कोड्स में ही इन चीजों को डाल करके हम उसको करा सकते हैं। कम से कम नई कंस्ट्रक्शन जहां हो उसके लिए डबल पाइपलाइन का जो सिस्टम है, इसके लिए भी इन्होंने विचार किया है। ये भी एक बहुत अच्छा ट्विन पाइपलाइन जिसको कहा, HFCP के सेक्टर्स में और जो लाइसेंस्ड कॉलोनीज हैं उनमें सब में ये व्यवस्था की जाएगी। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। अर्बन पॉन्ड्स, अभी तो पॉन्ड अथॉरिटी ज्यादातर जो रूरल पॉन्ड्स हैं उसी पर काम कर रही है, लेकिन इसमें 250 अर्बन पॉन्ड्स हैं, उनको भी रिजुविनेट किया जाएगा अगले 2 साल के अंदर डिफरेंट स्कीम्स के अंदर। फिशरीज ने भी अपना फिशरीज का प्रोग्राम और आगे कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक श्रिम्प कल्चर के जो खास करके सिरसा जिला में जो प्रोडक्शन है वो 5000 एकड़ में करेंगे। अभी कितनी है? अभी 2500 एकड़ में है। इसको डबल किया जाएगा ताकि इसमें भी जो हमारा खारा पानी है, अल्कलाइन वाटर है, अल्कलाइन है या कौन सा है, सलाइन वाटर है, तो सलाइन वाटर का उपयोग जो इस मछली पालन के उपयोग में ही आ सके। ऐसे ही जो हमारे थर्मल प्लांट हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं,
उसमें जो कूलिंग टावर्स है उसमें पानी का उपयोग होता है, खास करके यमुनानगर और जो हमारा चरखी दादरी के जो प्लांट है, इन्होंने तो उसको स्वीकार कर लिया है कि आगे पानी जो ट्रीटेड वाटर है उसी की सप्लाई करेंगे। और उसमें तो एक ऑब्लिगेशन भी है हमारे ऊपर, सेंटर ने भी कुछ कहा है कि इसका 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी वो सारा पानी जो है वहां भेज करके और ये उस पर लगाया जाएगा। कुल मिलाकर इन चीजों को करने में अगर हम ठान लेते हैं तो कठिन नहीं है। इसमें डिपार्टमेंट अपना काम करें। बजट की बात आती है तो निश्चित रूप से ये काम ऐसा है कि कोई भी, हम अपना बजट तो घर लगा ही रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त एजेंसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक की एजेंसीज हैं, कुछ अन्य एनजीओज हैं, अन्य कोई CSR में से भी हम इसका बड़ा पैसा लेकर के खर्च कर सकते हैं, तो ये सब करेंगे ही। बड़ा फैक्टर इसमें IEC के माध्यम से जन जागरण पैदा करना और जनता की भागीदारी। अगर हम जनता की भागीदारी करते हैं तो अभी आज सिस्टम थोड़ा सा गवर्नमेंट के इर्द गिर्द सब खड़े हो गए, वरना जब मैं छोटा जब था तो हमें पता है कि हमारे यानी गांव के अंदर जब ये वाटर कोर्स से जो खाड़ जिसको बोलते हैं इसकी सफाई या जो माइनर है उसकी सफाई करने के लिए भी हर घर से एक व्यक्ति, उनका एक निश्चित होता था, यहां से यहां तक इस गांव ने करना है, यहां से यहां तक इस गांव ने करना है। हर गांव हर घर का एक व्यक्ति जाकर के काम करके आता था और कई बार तो एक दिन के बजाय 2-2 दिन 3-3 दिन जाते थे। पूरा जब साफ हो जाता था तब जाकर के उसमें पानी छोड़ा जाता था। आज थोड़ा ट्रेंड ऐसा हो गया कि हर चीज जो मुझे छींक भी आई तो इसका इलाज भी गवर्नमेंट करेगी, एक स्वभाव बन गया है। उस स्वभाव को बदलना होगा। मध्य प्रदेश में पानी की जितनी वाटर बॉडीज जितनी रिजुविनेट की गई हैं वो सारी जन भागीदारी से की गई। उन्होंने जितने पॉन्ड्स हैं वहां इलाके में, उसमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते हैं। जिस गांव ने अपना पॉन्ड ठीक किया उसको इंसेंटिव दे दिया विकास के काम के लिए। अब ठीक है, विकास का काम तो हम इंसेंटिव के बिना वैसे भी देंगे तो करना तो है ही। वो इससे थोड़ा प्रायोरिटी हो जाती है कि जो गांव अपने इस काम को करेगा साथ में उनको पहले ही और विकास के कामों के लिए कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन कोई भी योजना बनाए, लोगों की भागीदारी ये बहुत जरूरी है। जन भागीदारी से ओनरशिप भी आती है, लोगों को उनके साथ अपनत्व जुड़ता है कि ये चीज हमारी है, हमने की है, और उसकी फिर बाद में रखरखाव करने की जिम्मेदारी भी वो लेते हैं। अन्यथा अगर चीज उनकी अपनत्व की भावना नहीं जुड़ी, ओनरशिप नहीं आई, तो बनाने के बाद भी उसका रखरखाव नहीं किया तो उतना जल्दी वो फिर खराब भी होती है, डैमेज भी होती है। तो उसका एक लंबा एक प्रभाव करने के लिए हमको ये सारे काम करने पड़ेंगे। मैं तो कुल मिलाकर के यही कहूंगा कि एक बहुत अच्छा एक एफर्ट, एक प्रयत्न आज ये हुआ है। इसमें सब लोग, जितनी चर्चा हुई है उसमें से एक उत्साह लेकर के सब जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने तरीके से जो आपके मन में आया है या दूसरों ने भी सुझाव दिए हैं हमारे लिए अगर उपयोगी हैं तो हम उसको जरूर लागू करें। इतनी बात कह करके अपनी शुभकामना देते हुए बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिन्होंने संबोधित करते हुए बातें कही, उन्होंने कहा कि पानी के स्तर को सुधारने की जरूरत है और धान की सीधी बिजाई पर जोर देने की अपील भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि सभी के सुझावों पर मंथन किया जाएगा। पानी के स्तर को सुधारने की जरूरत है। सभी विभागों ने जो रिपोर्ट दी है उस पर रोड मैप तैयार होगा और मेरा पानी मेरी विरासत योजना में लोगों को जोड़ना जरूरी है। तो कृषि विभाग ने जो योजना बनाई है उस पर काम किया जाएगा। धान की सीधी बिजाई पर जोर देने की अपील की। पानी के स्तर को सुधारने की जरूरत के बारे में भी उन्होंने कहा और अटल भूमि योजना के दूसरे फेज में भी 700 करोड़ का बजट बनाया गया है। तो 75 STP का पानी सिंचाई के लिए प्रयोग होगा और भी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। तो पंचकुला वाटर कॉन्क्लेव 2023 का समापन समारोह जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और इसी दौरान संबोधित करते हुए कार्यक्रम को उन्होंने ये तमाम बातें की और तमाम घोषणाएं और जो सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा रही हैं पानी को लेकर, जल को लेकर, उस बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो उन्होंने कहा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना में लोगों को जोड़ना जरूरी है। पानी के स्तर को सुधारने की जरूरत है। कृषि विभाग ने जो योजना बनाई है उस पर काम करने की जरूरत है और काम करेंगे। इसके साथ ही रोडमैप तैयार किया जाएगा उस दिशा की तरफ जिससे कि